जिसके पिता की बस अभी अभी मृत्यु हुई है। बहनोई की बेरहमी से हत्या कर दी गई है हाँ, और इकलौती बहन दुश्मन की कैद में है। बिल्कुल। और तो और बड़े भाई को शांति वार्ता के बहाने धोखे से मार दिया गया है। मतलब आज के समय में इस उम्र का कोई युवा शायद ये तय कर रहा होता कि उसे कौन सी स्ट्रीम चुननी है। हाँ, या किस कॉलेज में दाखिला लेना है। सही कहा। लेकिन 606 ईस्वी में इस युवा के कंधों पर एक टूटते हुए खून से सने विशाल साम्राज्य को बचाने की जिम्मेदारी आ गई थी। वो लड़का था हर्षवर्धन। सुनने में शायद ऐसा लगे कि ये किसी थ्रिलर फिल्म की शुरुआत है ना? हाँ, लेकिन दरअसल ये प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण और मैं कहूंगा निर्णायक मोड़ है। एक ऐसा मोड़ जिसने आने वाली कई सदियों तक पूरे उपमहाद्वीप का भूगोल और राजनीति दोनों तय कर दी। एकदम सही। तो आज के हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम इसी उथल-पुथल भरे लेकिन बेहद रोमांचक दौर के पन्नों को पलटेंगे। आज हमारे पास डॉक्टर आशुतोष के विस्तृत ऐतिहासिक शोध और उनके बहुत ही प्रामाणिक पीडीएफ नोट्स हैं। जी बिल्कुल, और उन्हीं प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर आज हम ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हाँ, तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक छोटे से क्षेत्रीय राज्य ने उस भयानक राजनीतिक शून्यता के बीच पूरे उत्तर भारत पर अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब महान गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो वास्तव में जमीन पर क्या स्थिति थी? तो देखिए, जब गुप्त साम्राज्य, जिसने मतलब सदियों तक उत्तर भारत को एक मजबूत राजनीतिक सूत्र में बांध कर रखा था, वो बिखरने लगा। और जब ऐसा होता है तो स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम या कहें सत्ता का खालीपन आ जाता है। अच्छा। और इतिहास का एक अटल नियम है कि सत्ता कभी खाली नहीं रहती। जैसे ही गुप्त कमजोर हुए, कई क्षेत्रीय शक्तियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया। अगर इसे एक रूपक के जरिए समझें तो ये कुछ ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ी राष्ट्रीय स्तर की कॉर्पोरेट कंपनी अचानक दिवालिया हो जाए। बिल्कुल, बहुत ही सटीक तुलना है ना? मतलब उस कंपनी का हेडक्वार्टर बंद हो गया तो उसके जो अलग अलग रीजनल मैनेजर थे उन्होंने रातों रात अपने अपने इलाकों में अपनी नई और स्वतंत्र कंपनियां खड़ी कर ली। हाँ, और हर कोई मार्केट लीडर बनना चाहता था। और ये जो रीजनल मैनेजर्स थे, ये कोई साधारण लोग नहीं थे। मुख्य रूप से उस समय 4 या 5 प्रमुख शक्तियां उभर कर सामने आईं। कौन कौन सी? वल्लभी में, जो आज का गुजरात है, वहां मैत्रक वंश का उदय हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने इस गुप्तोत्तर काल में सबसे लंबे समय तक शासन किया। ओहो, सबसे लंबे समय तक? हाँ। फिर कन्नौज में मौखरी वंश था। मौखरियों ने बहुत बड़ी राजनीतिक हैसियत हासिल कर ली थी क्योंकि उन्होंने हूणों को हराया था। अच्छा, वही खूंखार घुमंतु कबीले जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को हिला दिया था। एग्जैक्टली। उन्हें हराने का मतलब था पूरे उत्तर भारत में अपनी ताकत का लोहा मनवाना। इसके अलावा बंगाल में गौड़ वंश एक बहुत बड़ी समुद्री और आर्थिक शक्ति बन रहा था। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी सफलता की कहानी बनकर उभरा वो कंपनी थी पुष्यभूति वंश, जो हरियाणा के थानेश्वर से उठा था। हाँ, यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है इस वंश का रणनीतिक विकास। पुष्यभूति इस वंश के संस्थापक जरूर थे, लेकिन इसे एक स्वतंत्र और अजेय राज्य का दर्जा दिलाया प्रभाकर वर्धन ने। प्रभाकर वर्धन ने महज एक सामंत से उठकर परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी भारी भरकम उपाधियां धारण की। बाप रे! प्राचीन भारत में इन उपाधियों का मतलब महज नाम के आगे विशेषण लगाना नहीं था। मतलब ये पूरी दुनिया को बताने का एक तरीका था कि अब हम किसी को टैक्स नहीं देते, अब हम संप्रभु हैं। हाँ। और एक संप्रभु राजा को अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए रिश्ते भी उसी स्तर के बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा। मैंने पढ़ा था कि प्रभाकर वर्धन के परिवार में उनकी पत्नी यशोमती, 2 बेटे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और एक बेटी थी राज्यश्री। तो अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया। वो एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, उन्होंने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह मौखेरी वंश के राजा ग्रहवर्मा से कर दिया, जो कन्नौज के शासक थे। मतलब थानेश्वर और कन्नौज का गठबंधन, 2 सबसे बड़ी कंपनियों का मर्जर। और यही मर्जर बाकी राजवंशों की आंखों में चुभने लगा, विशेषकर मालवा और बंगाल के शासकों को। अब यहाँ कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक शाही विवाह नहीं था,
इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो किसी खूनी खेल से कम नहीं था। बिल्कुल। मालवा के शासक देवगुप्त ने अचानक कन्नौज पर हमला कर दिया। हाँ, और उसने राजा ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। ओह, ये कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है कि थानेश्वर के राज परिवार पर ये कैसा वज्रपात रहा होगा। सही बात है, क्योंकि पिता प्रभाकर वर्धन की बीमारी से पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और तुरंत बाद ये भयानक खबर आती है। हाँ, ये थानेश्वर के लिए अस्तित्व का संकट था। राज्यवर्धन, जो बड़े भाई थे और जिन्होंने बस अभी अभी गद्दी संभाली थी, उन्हें तुरंत अपनी बहन को बचाने और मौखरियों का बदला लेने के लिए निकलना पड़ा। हाँ, एक बड़ी सेना लेकर। बिल्कुल, और शुरुआत में उन्हें सफलता भी मिली। राज्यवर्धन ने मालवा के देवगुप्त को युद्ध में हरा दिया, लेकिन राजनीति में सीधी लड़ाई से ज्यादा खतरनाक पीछे से किए गए वार होते हैं। हाँ, क्योंकि देवगुप्त का एक बहुत करीबी सहयोगी था गौड़ यानी बंगाल का राजा शशांक। शशांक। शशांक ने जब देखा कि राज्यवर्धन भारी पड़ रहा है तो उसने सीधे युद्ध के बजाय धोखे का सहारा लिया। उसने राज्यवर्धन को शांति वार्ता और शायद अपनी बेटी से विवाह का प्रस्ताव देकर शिविर में बुलाया। और वहीं निहत्थे राज्यवर्धन की हत्या कर दी। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा धोखा था। हाँ, लेकिन शशांक का ये कदम सिर्फ अपने दोस्त का बदला नहीं था। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो ये उत्तर भारत पर वर्चस्व की एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक बिसात थी। अच्छा, वो कैसे? शशांक भली भांति जानता था कि अगर थानेश्वर और कन्नौज का गठबंधन पूरी तरह सफल हो गया तो पूर्व में बंगाल के व्यापारिक और सामरिक हितों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। मतलब ये पूरी तरह से एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव था। बिल्कुल। और शशांक के बारे में एक और बेहद हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है डॉक्टर आशुतोष के नोट्स में। वो शैव धर्म का कट्टर अनुयायी था और उसने बोध गया में उस पवित्र बोधि वृक्ष को ही कटवा दिया था जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह तथ्य भी राजनीतिक संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। उस समय धर्म और राजनीति एक दूसरे से पूरी तरह गुथे हुए थे। बोध गया सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था तो और क्या था? वह बौद्ध धर्म को मानने वाले राजाओं की कूटनीतिक शक्ति का केंद्र भी था। शशांक द्वारा बोधिवृक्ष कटवाना दरअसल अपने राजनीतिक विरोधियों के सांस्कृतिक और वैचारिक प्रभाव को जड़ से खत्म करने का प्रयास था। यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध था। और इसी मनोवैज्ञानिक और वास्तविक युद्ध के बीच चारों तरफ से घिरे हुए थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है वो 16 साल का हर्षवर्धन। हाँ, साल था 606 ईस्वी। ओह, इस युवा ने गद्दी पर बैठते ही जो सबसे पहला काम किया वो था अपनी बहन की खोज। और यह बहुत ही भावुक और साथ ही रणनीतिक कदम था। हर्ष ने शिलादित्य की उपाधि ली और अपनी सेना लेकर निकल पड़ा। दिवाकर मिश्र नामक एक बौद्ध भिक्षु की मदद से उसने अपनी बहन राजश्री को विंध्य के जंगलों में खोज निकाला। हाँ, जो कि निराशा में सती होने जा रही थी। बिल्कुल। बहन को बचाना सिर्फ परिवार को बचाना नहीं था, बल्कि कन्नौज की गद्दी के वैध उत्तराधिकार को भी सुरक्षित करना था। और यहीं पर हर्ष एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक खेलता है। उसने अपनी राजधानी थानेश्वर, जो कि हरियाणा में है, वहां से हटाकर कन्नौज यानी उत्तर प्रदेश स्थानांतरित कर दी। ये एक बेहद दूरदर्शी कदम था। मतलब थानेश्वर पश्चिमी सीमा के काफी करीब था, जहां से हमेशा विदेशी आक्रमणों का खतरा रहता था। अच्छा, सुरक्षा के नजरिए से। हाँ, जबकि कन्नौज गंगा यमुना के उपजाऊ दोआब के बिल्कुल बीचों बीच था। वहां से व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करना और पूरे उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था को चलाना कहीं अधिक आसान था। और चूंकि ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद कन्नौज का कोई वारिस नहीं बचा था, हर्ष ने अपनी बहन के साथ मिलकर दोनों राज्यों का विलय कर दिया। एक ही झटके में हर्ष का साम्राज्य दुगना हो गया। वाओ! लेकिन जो बात इस पूरी कहानी में मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि इतना सब कुछ सहने, इतने युद्ध लड़ने और खून खराबा देखने के बाद भी हर्ष महज एक क्रूर योद्धा बनकर नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत उच्च कोटि का विद्वान और कला प्रेमी था। मतलब ये बहुत ही दुर्लभ है। हर्ष ने खुद संस्कृत में 3 महान नाटकों की रचना की, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। एक सम्राट जो दिन में तलवार चलाता हो और रात में संस्कृत के जटिल नाटक लिखता हो, ये अद्भुत है। ये सच में एक असाधारण संतुलन था। और जो राजा स्वयं इतना बड़ा विद्वान हो
उसका दरबार स्वाभाविक रूप से बुद्धिजीवियों का केंद्र बन जाता है। उसके दरबार में बाण भट्ट जैसे महान साहित्यकार थे, जिन्होंने हर्षचरित, जो कि हर्ष की जीवनी है, और कादंबरी जैसी रचनाएं लिखी। मयूर नाम के विद्वान ने मयूर शतक और सूर्य शतक की रचना की। हर्ष का दरबार उस समय भारत का एक बहुत बड़ा बौद्धिक हब बन चुका था। और इसी बौद्धिक आकर्षण ने भारत की सीमाओं के पार भी लोगों को खींचा। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन-सांग, जिन्हें हेनसांग भी कहा जाता है, वो इसी दौर में भारत आए थे। हाँ। उन्होंने एक किताब लिखी थी सी यू की, जो आज भी हमारे लिए इस काल को समझने का एक बहुत बड़ा दरवाजा है। बिल्कुल। और ह्वेन-सांग का विवरण हमें हर्ष की एक बहुत ही दिलचस्प धार्मिक यात्रा के बारे में भी बताता है। धार्मिक यात्रा। हाँ। शुरुआत में हर्ष अपने पूर्वजों की तरह शिव का भक्त था, लेकिन ह्वेन-सांग के प्रभाव और अपने समय के दर्शनों के अध्ययन के बाद वो महायान बौद्ध धर्म का प्रबल अनुयायी बन गया। अच्छा। इस समय बिहार का नालंदा महाविहार शिक्षा और बौद्ध धर्म का पूरे एशिया में सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। हाँ। और हर्ष ने नालंदा को बहुत भारी आर्थिक संरक्षण दिया। हाँ। और ह्वेन-सांग ने एक और बहुत ही भव्य आयोजन का जिक्र किया है, जो मुझे सच में बहुत हैरान करता है। कौन सा आयोजन? प्रयाग में, यानी आज के प्रयागराज में, हर 5वें साल एक बहुत बड़ा समारोह होता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेन-सांग खुद इसके छठे समारोह में शामिल हुए थे। हाँ, वो बहुत ही प्रसिद्ध घटना है। इस परिषद में हर्ष अपना लगभग सारा धन, राजकोष, यहाँ तक कि अपने शरीर पर पहने हुए कपड़े तक दान कर देता था। और अपनी बहन से पुराने कपड़े मांगकर पहनता था। बिल्कुल। मतलब ये पढ़कर मन में सवाल आता है कि ये कैसी अर्थव्यवस्था थी? एक साम्राज्य भला कैसे चल सकता है अगर उसका सर्वोच्च नेता हर 5 साल में अपना खजाना ही खाली कर दे? आज के नजरिए से ये हमें एक तरह की आर्थिक आत्महत्या लग सकती है, लेकिन प्राचीन विश्व में राजा की शक्ति केवल उसकी सेना से नहीं, बल्कि उसकी नैतिक और आध्यात्मिक वैधता से भी तय होती थी। मतलब उसकी लेजिटिमेसी। एग्जैक्टली। इस तरह का अतिदान राजा को देवताओं के समकक्ष खड़ा कर देता था। यह जनता और सामंतों को संदेश देने का तरीका था कि राजा भौतिक लालच से बहुत ऊपर है और इसीलिए उसे शासन करने का दैवीय अधिकार है। अच्छा, तो ये एक तरह की पॉलिटिकल ब्रांडिंग थी। हाँ, और हर्ष धार्मिक प्रतीकों को भी बहुत महत्व देता था। ह्वेन-सांग बताता है कि हर्ष कश्मीर से गौतम बुद्ध का एक दांत लेकर आया और उसे कन्नौज के पास एक संघाराम में पूरी भव्यता के साथ स्थापित करवाया। ये सब उसके साम्राज्य की वैचारिक नींव को मजबूत करने के तरीके थे। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? कूटनीति, युद्ध कला और धर्म, ये सब तो ठीक है, लेकिन जमीनी स्तर पर बिना किसी इंटरनेट, बिना टेलीग्राफ और पक्की सड़कों के इतने विशाल साम्राज्य को चलाया कैसे जाता था? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है ना? मतलब ये कोई छोटा मोटा राज्य तो था नहीं। कश्मीर को छोड़कर पूरे उत्तर भारत पर हर्ष का अधिकार था। पूर्व में असम से लेकर गुजरात तक इतने बड़े इलाके का प्रशासन काम कैसे करता था? देखिए, किसी भी विशाल साम्राज्य की सफलता उसके विकेंद्रीकरण या कहें डिसेंट्रलाइजेशन में छिपी होती है। हर्ष ने बहुत ही व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया था। सबसे ऊपर तो राजा था, फिर पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। गांव थे जिन्हें ग्राम कहा जाता था। यानी ऊपर से लेके नीचे तक जिम्मेदारियों का बिल्कुल स्पष्ट बंटवारा था, ताकि राजधानी कन्नौज में बैठे राजा तक हर गांव की खबर या कर व्यवस्थित रूप से पहुंच सके। बिल्कुल। और इन सब को चलाने के लिए एक बहुत ही सुसंगठित मंत्रिमंडल भी थी, है ना? जी हाँ। भंडी प्रधान सचिव थे, सिंहनाद प्रधान सेनापति थे, कुंतल अश्वसेना मतलब घुड़सवारों के प्रधान थे, और स्कंदगुप्त गज सेना यानी हाथियों के प्रमुख। और इस प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे रोचक बात जो मुझे लगी वो है हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए इस्तेमाल किया गया एक विशिष्ट शब्द, लोकपाल। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब ये तो बहुत ही अद्भुत है। आज हम 21वीं सदी में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए लोकपाल नामक संस्था की बात करते हैं, और ये शब्द 7वीं शताब्दी में हर्ष के प्रशासन में इस्तेमाल हो रहा था, जिसका अर्थ है लोगों का पालन करने वाला या रक्षक। बिल्कुल। प्रशासन सिर्फ टैक्स वसूलने के लिए नहीं था, कानून व्यवस्था के लिए भी था। एक बहुत ही स्पष्ट पुलिस विभाग था उस समय। अच्छा, तो पुलिसकर्मियों को क्या कहते थे? पुलिसकर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था, और बड़े पुलिस अधिकारियों को दंडपाशिक और दांडिक कहते थे। और आर्थिक विकास के मोर्चे पे क्या हो रहा था? वहां भी तकनीक का प्रयोग हो रहा था। हर्षचरित में तुला यंत्र का जिक्र मिलता है। तुला यंत्र,
ये क्या होता है? ये सिंचाई के लिए एक तरह का जल पंप था। जब सिंचाई बेहतर हुई तो कृषि उत्पादन बढ़ा, जिसने इतनी बड़ी सेना और प्रशासन को भोजन उपलब्ध कराया। साथ ही मथुरा जैसे शहर सूती वस्त्र निर्माण के बड़े औद्योगिक केंद्र बने हुए थे। लेकिन इस विशाल प्रशासन को तनख्वाह कैसे मिलती थी? यहीं पर हमारी वो कॉर्पोरेट वाली एनालॉजी वापस आती है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। हर्ष ने एक ऐसी व्यवस्था को बहुत बढ़ावा दिया जिसने आगे चलकर भारत का पूरा नक्शा ही बदल दिया। कौन सी व्यवस्था? वो थी अधिकारियों को नकद वेतन के बदले सनद या शासन पत्र के माध्यम से जमीन देने की प्रथा। अच्छा, यानी कॉर्पोरेट कंपनी अपने रीजनल मैनेजर्स को सैलरी देने के बजाय कंपनी के शेयर्स मतलब जमीन देने लगी? हाँ, राजा ने कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तुम इस इलाके के सामंत हो, यहीं से टैक्स वसूलो, अपना खर्च निकालो और जरूरत पड़ने पर मुझे सेना उपलब्ध कराओ। और ये लोग ही फिर महाराज या महासामंत कहलाने लगे? बिल्कुल। शुरुआत में तो ये बहुत व्यावहारिक लगा क्योंकि इससे केंद्रीय खजाने पर बोझ कम हो गया। लेकिन ये सामंती व्यवस्था एक दौधारी तलवार थी जिसके परिणाम हर्ष के बाद बहुत भयंकर होने वाले थे। उस पर हम जरूर आएंगे, लेकिन पहले साम्राज्य की सीमाओं की बात कर लेते हैं। हर्ष उत्तर भारत में तो अजेय था, कोई उसे रोक नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी विजय यात्रा नर्मदा नदी के तट पर आकर ठिठक क्यों गई? वो दक्षिण की ओर क्यों नहीं बढ़ पाया? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि दक्षिण भारत में ऐसा क्या था जो हर्ष जैसी आंधी को भी रोक सकता था। हाँ, वही तो। इसका उत्तर है दक्षिण के अत्यंत शक्तिशाली और सुसंगठित राजवंश। नर्मदा नदी केवल एक नदी नहीं थी, बल्कि एक भौगोलिक और सामरिक दीवार बन गई थी। जब हर्ष ने नर्मदा पार करने की कोशिश की तो उसका सामना चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक से हुआ, पुलकेशिन द्वितीय। और जाहिर है ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं रही होगी? बिल्कुल नहीं। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की विशाल सेना को न केवल रोका बल्कि उसे करारी शिकस्त थी। बाप रे! हाँ, और इसका बहुत ही स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण हमें रवि कीर्ति द्वारा लिखे गए ऐहोल अभिलेख से मिलता है। इस हार ने तय कर दिया कि हर्ष का साम्राज्य सिर्फ उत्तर तक ही सीमित रहेगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब उत्तर में हर्ष अपना साम्राज्य बना रहा था तो दक्षिण भारत कोई खाली मैदान नहीं था, वो अपनी ही एक अलग और बेहद उन्नत दुनिया थी। बिल्कुल। चालुक्य, चाहे वो वातापी के हों, कल्याणी के या वेंगी के, पल्लव, चोल और राष्ट्रकूट, ये सभी जबरदस्त ताकतें थीं। विशेष रूप से अगर हम पल्लव वंश की बात करें। पल्लव वंश जिसकी नींव सिंह विष्णु ने रखी थी और जिनकी राजधानी कांचीपुरम थी, वो एक असाधारण शक्ति थे। उनके शासक जैसे महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम सिर्फ जमीनी लड़ाइयों तक सीमित नहीं थे। पल्लवों ने नौसेना यानी नेवी की ताकत को बहुत अच्छे से समझा था। उनके पास बाकायदा अपने शिपयार्ड्स थे। वाह! और यही बात उन्हें उत्तर के राज्यों से अलग बनाती है। पल्लवों की सोच अपनी भौगोलिक सीमाओं से बहुत परे थी। बिल्कुल। उनकी शक्तिशाली नौसेना के कारण उनका व्यापार और सांस्कृतिक प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया जैसे कंबोडिया और इंडोनेशिया तक फैल गया था। आज भी वहाँ जो भव्य प्राचीन मंदिर दिखते हैं, उनमें पल्लवों की द्रविड़ वास्तुकला की स्पष्ट झलक मिलती है। ये भारत का वो वैश्विक रूप था जो उत्तर भारत की राजनीति से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा विस्तृत था। सही मायने में देखा जाए तो वो 7वीं सदी का भारत एक तरफ उत्तर में हर्ष के राजनीतिक और सांस्कृतिक एकीकरण का गवाह बन रहा था, तो दूसरी तरफ दक्षिण में पल्लवों और चालुक्यों के वास्तुशिल्प और नौसैनिक वर्चस्व का। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये दौड़ जितना अस्थिरता और खून खराबे से शुरू हुआ था, उतना ही ये प्रशासनिक उत्कृष्टता, उच्च कोटि के साहित्य, तुला यंत्र जैसी तकनीकी प्रगति और कूटनीति के चरम के लिए भी जाना जाता है। निसंदेह। लेकिन इतिहासकार किसी भी युग को सिर्फ उसकी सफलताओं से नहीं तोलते। हर्ष के जीवन और उसकी प्रशासनिक नीतियों में ही हमें एक विचारोत्तेजक विरोधाभास भी नजर आता है। अच्छा, वो क्या? ओह, जरा सोचिए, हर्ष ने अपने जीवन काल में बहुत सारा धन दान कर दिया। उसने अपना सारा ध्यान कला, साहित्य और धर्म पर लगा दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने प्रशासन चलाने के लिए बड़े पैमाने पर महासामंत को जमीनें बांटी। हाँ, वो सनद वाली बात।
बिल्कुल। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हर्ष की इसी अत्यधिक उदारता और जमीन बांटने के विकेंद्रीकृत सामंती ढांचे ने अंततः केंद्रीय सैन्य और आर्थिक शक्ति को अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला कर दिया हो? सोचने वाली बात है ना? जैसे ही एक शक्तिशाली लीडर की मृत्यु हुई, उन सामंतों ने, जिनके पास अब अपनी खुद की जमीनें और सेनाएं थीं, उन्होंने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। क्या इसी वजह से हर्ष के बाद उत्तर भारत एक बार फिर से छोटे छोटे राज्यों में टूट गया, जिसने आने वाली सदियों में भारत का दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया? बाप रे, ये सवाल वास्तव में इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर सोचने पर मजबूर कर देता है। जिस सामंती व्यवस्था ने हर्ष के विशाल साम्राज्य को जमीनी स्तर पर चलाने में मदद की, उसी व्यवस्था ने अनजाने में उसके पतन की ऐसी नींव रखी जिससे पूरा देश सदियों तक नहीं उभर पाया। बिल्कुल। हाँ, एक बहुत ही शानदार साम्राज्य की यही विडंबना ही इतिहास को इतना आकर्षक और रहस्यमयी बनाती है। ये कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि कारणों और परिणामों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। तो आज की इस गहरी और विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही ऐसे ही किसी नए ऐतिहासिक रहस्य और प्रामाणिक जानकारियों